कमाने वाली बहू की कहानी। आज की इस कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बने रहिए मेरे साथ कहानी के अंत तक। माँ तू मेरे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी, अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा पवन बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक ही मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा पवन और बहू मालती दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो भाई। जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 64 साल की उम्र में मेरे घुटने के दर्द की वजह से मुझे सारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था। हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और यह बातें सोचने में मैं पवन को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में मालती बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। जब मालती ने ऐसा कहा तो मैं उससे कुछ नहीं कह पाई, चुप रहकर उसके साथ मुंबई आई। पवन और मालतियाँ दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का एक पोता रेहान तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी भी चीज़ मंगाई वह मुझे तुरंत लाकर देता था। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी थी, लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली हो तो सास को ठोकरों पर रखती है। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थीं। हर उंगली की तरह हर बहू भी सेम नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए, इधर घूमे उधर घूमे और पवन और मालती एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रेहान थोड़ा आगे बढ़ गए। आइसक्रीम की दुकान दिखते ही रेहान बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देख रेहान वापस बोला, ले लो ना प्लीज़, माफ़ कर बेटा, मैं मेरा पर्स घर ही भूल आई। मेरे ऐसे बोलने से रेहान मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेना ही नहीं है, इसीलिए दादी बहाना कर रही हैं। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दे के सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। मालती ने मेरे पसंद का काजू मलाई की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। पवन सोने गया। रेहान को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए मालती उसके पास उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे रेहान की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस हैं। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरा पर्स घर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रेहान क्या है? दादी के बारे में ऐसे कुछ बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है तू नहीं समझ सकता।
दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबके साथ छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना दुख सुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे पापा मम्मी तुझे से दूर हो जाएं, इतने दूर कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे कितना बुरा लगेगा। नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, रेहान बोला। बेटा फिर सोच कि दादाजी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब तू स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती हैं। उनके घुटने के दर्द के बाद भी वह बेटा किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुन मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो शायद कदापि मैं ऐसे कभी नहीं समझा पाती, लड़कों को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। दूसरे दिन सुबह पवन ऑफिस गया और रेहान स्कूल। मालती ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसे की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रेहान को कोई चीज़ के लिए जिद की तो आप उसे वह चीज़ दे दो। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे पवन आपको दिए होते तो आप मना करती क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? मालती का कहना सुन के मेरी आंखों में आंसू आने लगे। जो मेरे बेटा नहीं समझ सका, मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाने वाली बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाने वाली बहू को दोष देते हैं। कुछ बहुएं मालती जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप बने रहिए स्टोरी विद बिंदु के साथ। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। आप तब तक के लिए थैंक यू सो मच।